हेलो। हाँ, तो वेलकम टू अध्ययन संसार। आज आज हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके हम रैपिड रिवीजन करेंगे। क्लास 10th के पेपर आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें एक कंप्लीट चैप्टर करेंगे सिंगल शॉट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। नाम इसका जैसे मैं बता चुका, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, एसिड, फिर क्या है, बेस या बेसिस, और सोल्ट। तो इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन, कि भी केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी इक्वेशन। तो हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्वेशन क्या कब होगी, जब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। फिर हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। तो आज उसी को ही आगे बढ़ाते हुए, जब हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया है, उनकी इक्वेशन, रिएक्शन पढ़ लिया है, अब हम उन्हीं केमिकल से बने हुए जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सोल्ट होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एसिड्स हैं, जैसे हम सबसे सिंपल एसिड या सबसे कॉमन HCl होता है। हाँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। जैसे अगर मैं एसिड की बात करूं, एक मिनट बस। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, ये क्या है, हमारा एसिड है। तो ये मोस्ट कॉमन एसिड है। ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है। और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अगर मुझे HCl बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा। NaCl है, ये भी एक केमिकल है। ये हमारे नेचर में भी मिलता है वैसे तो, लेकिन अगर हमें फॉर्म करना है आर्टिफिशियली तो कैसे होगा। अगर मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए बस, तो मैं इनसे ऐसा क्या करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, हाइड्रोजन गैस मिल जाए। तो इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब NaCl को किसके साथ रिएक्ट करूँ कि हाइड्रोजन गैस मिल जाए, या HCl से मैं क्या रिएक्ट करूँ कि मुझे हाइड्रोजन गैस मिल जाए, NaCl से क्लोरीन गैस मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो अगर मैं बेसिक कहूँ, हमारे चैप्टर का नाम अभी तक क्या है, एसिड, बेस और सोल्ट। तो सबसे पहला ही नाम क्या आया है इसके अंदर, एसिड आया है, एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है। मुझे अभी कुछ नहीं पता क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। सोल्ट क्या है, पहले इन तीनों शब्द को जानते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। हाँ, तो हमने अब ये एसिड खोल लिया है अपना। तो अगर मैं एसिड देखूँ, जो एसिड है, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, सोर मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। सोर मतलब सब जानते हैं वैसे, फिर भी लिख दिया मैंने, खट्टे। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसे किसके अंदर बदल देते हैं, रेड के अंदर बदल देते हैं। और ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जब भी हम इस एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव आयन मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, हम पढ़ेंगे H पॉजिटिव आयन के साथ साथ H3O पॉजिटिव भी हमें मिलता है। क्योंकि ये जो H पॉजिटिव है, जब ये वाटर में जाता है, ये स्टेबल नहीं होता, अकेले नहीं रहता, तो ये वापस किससे मिल जाता है। अब ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इतना समझते हैं। फिलहाल हमें पता है कि ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर के अंदर, H पॉजिटिव आयन। ये जो शब्द है एसिड, ये किससे मिलके बना है, ये जो एसिड शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे मिला है। और इस शब्द का मतलब ही क्या होता है, सोर या खट्टा। तो लैटिन भाषा में खट्टे को क्या बोलते हैं, एसिडस, और एसिडस से क्या बन गया आज की डेट में, एसिड। अब जो एसिड है ये कई तरह के होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ नहीं होते स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब वीक, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक भी होंगे। अभी मैंने नहीं बताया स्ट्रॉन्ग क्या वीक क्या, चलो बता ही देता हूँ। अभी हमने 2 मिनट पहले क्या पढ़ा कि ये पानी के अंदर जाके क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन।
जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम देगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। और भी हम इसके पैरामीटर पढ़ेंगे, फिलहाल एक पैरामीटर मैंने बताया H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और कम है तो नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड के अंदर क्या है हमारा, CH3COOH। इसे मिटा देता हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं। तो वीक एसिड क्या है, CH3COOH। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है, एक लैक्टिक एसिड होता है। हमें ये पढ़ना है, जैसे लैक्टिक एसिड है तो किस में मिलता है, हमारा मिल्क के अंदर मिलता है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड है, ये हमारा किसके अंदर मिलता है, ये भी हमारा ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टमाटो के अंदर। जो ऑक्सैलिक एसिड है जैसे टमाटो के अंदर, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनके अंदर क्या मिलता है हमें, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अब जैसे मैं अभी स्ट्रॉन्ग और वीक बोल रहा था तो यहाँ से एक वो आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, या एक कंसेप्ट आता है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या है, देखो, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। देखो स्ट्रॉन्ग अलग है और कंसनट्रेटेड अलग है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो है कि जो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो लिबरेट करेगा, निकालेगा। लेकिन कंसनट्रेट एसिड का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ये कोई बीकर है, इसके अंदर एसिड है और वाटर है, तो जिस चीज़ के अंदर एसिड कम वाटर ज़्यादा तो वो डाइल्यूट होगा, और जिसके अंदर उल्टा होगा, वाटर कम होगा और एसिड ज़्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड। तो यही है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड या H पॉजिटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर की कम हो तो कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट इसका जस्ट उल्टा, वाटर ज़्यादा होगा और एसिड क्या होगा, कम होगा। अगर इसे कोई सिंपल एग्जांपल से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है, अगर मैं दो लिक्विड ले लेता हूँ, एक में तो मैंने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, और एक में मैंने क्या ले लिया, हनी ले लिया, तो इसके अंदर जो ये है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड, और इसके मुकाबले ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। अगर ये तो अलग अलग चीज़ हो गई। जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हमने HCl लिया, HCl हमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी दो रूप में मिल सकता है हमें, कंसनट्रेटेड के रूप में भी और क्या, डाइल्यूटेड के रूप में भी। जब HCl ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा इसके अंदर तो कंसनट्रेटेड, लेकिन जब HCl की मात्रा कम होगी, वाटर ज़्यादा होगा, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूटेड। सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेम केस बन सकता है। तो यही बात समझने की है। जो हमने एसिड पढ़ा, या एसिड स्ट्रॉन्ग वीक तो होते ही हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन भी अलग अलग होती है। अगर और ज़्यादा लेमैन तरीके से मैं बताऊं तो जो गाढ़ा होगा वो कंसंट्रेटेड, जो गाढ़ा नहीं होगा वो डाइल्यूटेड। ये इसका सिंपल सा तरीका है। अब हमने बात करी एसिड की, अब हम बात करेंगे किसकी, बेस की। अभी इस पूरे एसिड को मैं एक माइंड मैप के तरीके से भी दिखाऊंगा आपको, और पहले बेस पढ़ लेते हैं इकट्ठा। एसिड और बेस को साइड बाय साइड रख के देखेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तभी अंतर ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं अपना, अब हमारे क्या है, बेस आया है। तो बेस के अंदर देखते हैं क्या होता है। जो बेस है, नाम बेस हो गया। दीज आर द सब्सटेंस विच आर, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, विच आर बिटर एंड सोपी इन टच। जो टेस्ट में तो क्या होंगे, बिटर होंगे, लेकिन छूने में क्या होंगे, सोपी होंगे। सोपी टाइप मतलब जैसे सोप को आपने हाथ लगाया होगा, थोड़े से मुलायम चिकने इस तरह के होंगे, वो क्या है, हमारे बेसिस होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज। एसिड में हमने क्या पढ़ा था, एसिड के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लू को रेड में कर देंगे, और बेस क्या कर रहे हैं, रेड को ब्लू में कर रहे हैं। ठीक है, अगला ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वो H पॉजिटिव आयन देते थे, ये OH नेगेटिव देते हैं। अभी दोबारा पढ़ेंगे इन्हें, फिलहाल मैंने बता दिया। जैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट था, तो यहाँ पे भी सेम होगा।
कुछ बेस क्या होंगे हमारे, स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक होंगे। कंसंट्रेशन का भी सेम अंतर होगा, कंसंट्रेटेड भी होंगे और डाइल्यूट भी होंगे। पहले स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके एग्जांपल जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और ख़ास बात, CaOH के होल ट्वाइस को ही क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जब हम चूना करते हैं या चूना पुताई बोलते हैं जिसे, हम CaO लाते हैं, उसके अंदर वाटर मिलाते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इसी तरह वीक बेस भी होंगे। NH4OH, ये क्या हो गया हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, वीक बेस है। एक और ख़ास शब्द इसके अंदर यहाँ क्या आता है, एल्कली। जब बेस है तो फिर एल्कली नाम क्यों दिया एक फालतू। ये वो बेस होते हैं जो क्या होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल इन वाटर। दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली। या ना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आ सकता है कि जब बेस है, एसिड है तो एसिड ही बोलेंगे, बेस है तो बेस बोलेंगे, तो फिर ये तीसरा नाम क्यों दिया, एल्कली क्या होता है। बेस अलग है, एसिड अलग है, तो एल्कली क्या है ये। एल्कली वो बेस होते हैं जो क्या होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेस। अब एक बार क्या देखते हैं हम, इसका माइंड मैप देखते हैं दोनों का साइड बाय साइड। फिर सोल्ट के बारे में बात करेंगे कि सोल्ट क्या होते हैं। पहले यहाँ तक की बात देखते हैं कि क्या रहा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। हमने अभी क्या पढ़ी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने बेस की। तो जो हमने पढ़ा था फिर दोबारा देख लेते हैं। जैसे एसिड में हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, मैं हाईलाइट करूँगा। एसिड में ये क्या होते हैं, सोर होते हैं, तो बेस में ये बिटर होते हैं। ये ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, तो बेस में रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। पानी में घुलने पर OH पॉजिटिव देते हैं, पानी में घुलने पर H पॉजिटिव देते हैं और ये OH नेगेटिव देते हैं। एक और ख़ास बात जो यहाँ लिखी है साथ में इसके, क्या ये क्या है, जो एसिड है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, लेकिन बेसिस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो अभी तक हमने इतनी बात पढ़ी थी कि भाई एसिड खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, पानी में घोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन देंगे। यहाँ पे हमने H पॉजिटिव के साथ ही पढ़ लिए थे कि एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। HCl पढ़ा था जैसा एग्जाम्पल, वीक एसिड में एसिटिक एसिड पढ़ा था। और फिर हमने यहीं पर साथ में पढ़ लिया था क्या, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। हमने यहाँ से सिर्फ कंसनट्रेट और डाइल्यूट का कंसेप्ट पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था इसी तरह। इसी और एक यहाँ एक और बात लिखी है इसके अंदर कि एक्वस सॉल्यूशन होता है जो एसिड का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेम अगर मैं बेस में बोलूँ 4 लाइन, तो ये बिटर होंगे टेस्ट के अंदर, रेड लिटमस को ब्लू में कर देंगे, साथ ही साथ जब पानी में डालेंगे तो OH नेगेटिव आयन देंगे। और एक एडिशनल बात यहाँ पे भी हमें क्या पता लगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे एक्वस स्टेट के अंदर। क्रिस्टलाइन स्टेट में तो कोई भी नहीं करता, पर ये एक्वस में भी नहीं करेंगे, लेकिन एसिड कर देता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना वापस से सोल्ट पढ़ते हैं। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सोल्ट। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा सोल्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो हमने एसिड पढ़ा और बेस पढ़ा, अगर मैं एसिड और बेस को मिला दूँ तो ही हमें क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है। तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि कब बनते हैं, फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस को मिला दिया जाए तो क्या बनता है हमारे पास, सोल्ट बनता है। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे पूरी कि जब हम एसिड को बेस से मिलाते हैं तो हमें सोल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी नहीं पढ़ेंगे हम इसे भी, लेकिन अभी नहीं, अभी हमने सिंपल एक वर्ड पढ़ा है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अभी तक का सबको समझ आ रहा होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सोल्ट क्या है। एग्जाम्पल सोल्ट का क्या है, NaCl और KCl। तो अब हम पढ़ेंगे अगला क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। तो इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये अपना कलर चेंज कर लेंगे, स्मेल चेंज कर लेते हैं अलग अलग सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आके।
मतलब जैसे एक इंडिकेटर है, इसके साथ तुम कोई सब्सटेंस लाओगे तो ये अपना कलर कुछ और कर लेगा, दूसरा सब्सटेंस ऐड करोगे तो ये अपना कलर कुछ और कर लेगा। तो इसका मतलब ये तो सेम है, अलग अलग सब्सटेंस लाके अलग अलग चेंज कर रहा है कलर, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंडिकेट करता है ये कि ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग है। ऐसी सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर हमारे कितने तरीके के होते हैं, तो अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है कितने तरीके के होंगे, ये नेचर में भी मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक बनाए जाते हैं ह्यूमन द्वारा तो सिंथेटिक इंडिकेटर। और एक होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री का मतलब ही होता है स्मेल से या नोज से, जो अपनी स्मेल चेंज करके हमें इंडिकेट करे उसे क्या बोलेंगे, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब सबसे पहले नेचुरल का पढ़ते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलेंगे नेचर के अंदर। जो सिंथेटिक होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे मिलते हैं। और जो ओल फैक्ट्री होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने क्या करते हैं, ओडर से, एसिड और बेस का क्या लगाते हैं पता चलता है हमें, इनके ओडर से मतलब इनकी स्मेल से, सुगंध से ये अपनी डिफरेंट डिफरेंट ओडर देंगे और अलग अलग क्या हमें पता लगेगा कि कौन सा सब्सटेंस है। तो अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो जो नेचुरल इंडिकेटर है ये, इसका एग्जांपल क्या है, लिटमस पेपर या लिटमस। ये क्या होता है, एक एल्गी से हमें मिलता है, ये ऑब्टेन होता है, नेचुरल है क्योंकि एल्गी। रेड कैबेज लीव, जो रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट होता है ये भी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। एक फ्लोवर होता है किसका, हाइड्रेंजिया प्लांट का, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। और हल्दी का तो सबने ही एक्सपेरिमेंट ही कर रखा है, मैं अभी बता दूंगा तुमने कहाँ किया है अगर याद ना हो किसी को, तो ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये तो आप सबको मैं बता दूंगा इसका रियल लाइफ एग्जांपल अभी 2 मिनट में बस। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ओल फैक्ट्री में क्या होता है, वेनीला, ओनियन और क्लोव, ये क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी कलर या ओडर मतलब स्मेल को चेंज करके अलग अलग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर अलग अलग कलर या ओडर दिखाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल फैक्ट्री। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपना, ये जो हमने पढ़े हैं ये कैसे कैसे अपना रंग चेंज करते हैं या कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल। जो नेचुरल इंडिकेटर है, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, लिटमस पढ़ा था, रेड कैबेज पढ़ा था, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट पढ़ा था और टर्मरिक पढ़ा था। तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। जो हमारा लिटमस पेपर है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, ये दिख रहा होगा मैंने हाईलाइट किया, जो एसिड के जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, रेड के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम ये किसके कांटेक्ट में आता है, बेस के, तो क्या हो जाता है, ब्लू। इसी तरह जो रेड कैबेज है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये भी क्या हो जाती है, ये मतलब इसका एक्सट्रैक्ट तो रेड, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगी, ग्रीन। जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट का जब हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू, और जब बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक। टर्मरिक, हल्दी, इसे क्या बोलते हैं, हल्दी। मैं लिख देता हूँ अगर किसी को वो, इसे क्या बोलते हैं, हल्दी। अब देखो इसका सबको पता है, जब हम इसके अंदर एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में लाते हैं तो क्या होता है, रेड कलर हो जाता है। जब भी किसी के भी खाने पे कोई सब्जी का दाग लगाओ, जैसे ही उसे साबुन से धोओगे, साबुन के हाथ टच करोगे उस पर, तो ऑटोमेटिकली किस कलर का हो जाता है, रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है कि जो भी तुमने खाया था वो क्या था, बेसिक था। इसलिए जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आया, जो हमारे टर्मरिक था, हल्दी थी, जैसे ही वो एक बार दोबारा मैं देखो, जो भी हमने खाना खाया उसका दाग लगा, वो जो खाना था, हमारे खाने के अंदर क्या होती है, हल्दी होती है।
तो ये जब हल्दी है ये जैसे ही साबुन के कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, रेड कलर। जो हमारा खाना था उसके अंदर क्या थी, हल्दी, साबुन हमारा बेस था, तो हल्दी एक इंडिकेटर होती है, साबुन के कांटेक्ट में आती, हल्दी ने अपना रंग चेंज करके क्या कर लिया, रेड या ऑरेंज। ये एग्जाम्पल है, ये सबने देखा है अपने घर पे। अगला क्या था हमारा, सिंथेटिक। तो देखते हैं सिंथेटिक में क्या बात है। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, दो ये होते हैं सिंथेटिक। जब एसिड के कांटेक्ट में आता है फिनोप्थलीन तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसका कलरलेस रहता है ये। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसा कलर हो जाता है, पिंक। इसी की तरह जो मिथाइल ऑरेंज है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये रेडिश कलर देता है, मतलब कोई ज़्यादा हल्का सा कलर चेंज करेगा अपना, नहीं तो कोई कलर चेंज नहीं करता, बहुत हल्का कलर चेंज करता है। और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है, येलो। तो येलो कलर हो जाए तो मतलब बेस है, और अगर बहुत हल्का चेंज हुआ है तो मतलब या तो माइनर एसिड है। अब हमने क्या पढ़ा था, ओल फैक्ट्री। तो ओल फैक्ट्री का देखते हैं क्या है। जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है ये क्या होता है, ओनियन, इसका एग्जांपल वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग का तेल। जब हर प्याज है एसिड के अंदर डालेंगे या एसिड के कांटेक्ट में डालेंगे तो मतलब प्याज के ऊपर एसिड डालेंगे तो बहुत हल्की सी इसकी एक यूनिक स्मेल ये रिलीज़ करता है, कैरेक्टरिस्टिक जो ओनियन की आती है खुद की स्मेल, मतलब वैसी स्मेल आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिड के कांटेक्ट में, अगर हम इसके अंदर बेस डालें और हमें कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, स्मेल ना के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। वेनिला एसेंस अगर एसिड में डालेंगे तो ये अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, मतलब जो इसकी है वैसी ही रहेगी, रिटेन स्मेल होगी। लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो स्मेल ही नहीं होगी। क्लोव ऑयल के अंदर भी सेम है, एसिड में डालेंगे तो अपनी स्मेल को रिटेन करेगा, बेस में डालेंगे तो खो देगा, लॉस स्मेल। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली है, एसिड पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी, सोल्ट पढ़ लिया हमने, इंडिकेटर पढ़ लिया। अब हम एसिड और बेस के अंदर ही आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड्स और बेसिस की हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले केमिकल के अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे इनके साथ, मेटल के साथ। हम एसिड को भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और बेस को भी करेंगे। तो देखो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। सेम काम जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड हमने सबसे कॉमन एसिड हमें क्या पता है, यह सबसे ज़्यादा सुना हुआ एसिड हमारा क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड क्या हो गया हमारे पास, HCl। मेटल जिंक मेटल है, जब HCl की जिंक से होगी तो क्या होगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। निकलने का साइन किससे दिखाते हैं हम, एरो ऊपर से। अगर हम बेस में करें, हमारे पास बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब हम जिंक को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हम एसिड को रिएक्ट करें या बेस को रिएक्ट करें हमें मिलना क्या है, एक तो सोल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई एसिड की भी बेस की भी, कि जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये याद रखने वाली बात है, ये वाली पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। ये रिएक्शन दे देंगे, आदि देंगे NaOH + Zn, ये कहेंगे बताओ क्या बनेगा, तो आपको बताना है Na2ZnO2 + H2O। कई बार वो कहेंगे कि जो सोल्ट बनेगा उसका नाम भी बताओ क्या होता है, तो नाम क्या होता है इसका, सोडियम जिंकेट। एक चीज़ और, यहाँ पे जब हमने ये पढ़ा तो साथ में क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो इसे पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो तो इसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जलती हुई कैंडल लाओ नियर द गैस के पास, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बबल से निकलेंगे, उसके अंदर बुलबुले से निकलेंगे। जैसे आप जलती हुई गैस लाओगे कैंडल, तो ये पॉप साउंड के साथ पॉप 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 आवाज़ आएगी, जैसी जलती हुई कैंडल इसके पास आएगी। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है।
अभी हमने क्या पढ़ा मेटल के साथ, अब हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं हम वापस एसिड की और बेस की। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। एसिड की भी और बेस की भी, मेटल और मतलब एसिड की भी मेटल कार्बोनेट के साथ और बेस की भी मेटल कार्बोनेट के साथ, और एसिड की भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेस की भी। तो यहाँ हमारा बहुत सारा काम कम हो जाएगा। अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो हमें सोल्ट मिलता है, CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है। पहले हमने खाली मेटल से करी थी तो सोल्ट प्लस H2 मिल गया। अब यहाँ देखो क्या है, कार्बोनेट, CO2 तो पहले ही है तो CO2 तो मिल ही जाएगा, और इसके अंदर से एसिड से भी H ले लेंगे आयन तो H2O मिल जाता है। यहाँ पे पहले वो क्या ले पाता था, खाली H2 ले पाता था, अब H2O, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट में आ गया ना CO, ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम बेस के साथ देखें, बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ख़त्म कहानी। तो अब ये तो हमें एक तरह से ये पढ़ना ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता, तो क्या बचा, खाली एसिड बचा कि हम एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब एग्जाम्पल जैसे HCl एक एसिड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, NaCl सोल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O लिक्विड। देखो यहाँ ये भी लिखा है, ये एक्वस है, ये सॉलिड स्टेट, एक्वस स्टेट, गैस होती है CO2 और H2O वाटर होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, एसिड की कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने पे सोल्ट, CO2, H2O मिला। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो पढ़ा है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी देखते हैं। ये HCl है, NaHCO3, देखो अब की बार क्या है, HCl तो एसिड हो गया हमारा, NaH, NaCO3 तो सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3, H आने के बाद क्या बोल दिया इसे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट भी हम इसे क्या करते हैं, बोलते हैं। तो क्या मिला, सोल्ट, NaCl, CO2, H2O। बस हाँ, ये पहले से बैलेंस थी, हमें बैलेंस करनी पड़ी थी, हाइड्रोजन की वजह से हमारी पहले ही बैलेंस थी। तो ये हमने क्या पढ़ ली, एसिड की रिएक्शन पढ़ ली मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तो अब इसके अंदर जैसे यहाँ पहले हमारे पे क्या निकल रही थी, H2 गैस निकल रही थी पिछले केस में, तो हमने उसमें क्या किया था कि भैया पॉप साउंड के साथ आती है। तो इन केस के अंदर क्या मिलता है हमें, CO2 गैस निकल रही है। हमने रिएक्शन में पढ़ा CO2 गैस, वाटर तो लिक्विड है, तो CO2 गैस निकलती है। अब दोबारा गैस निकल रही है तो हमें कैसे पता लगे कि ये गैस कौन सी है, तो इसे टेस्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, लाइम वाटर को इसके पास लाया जाता है। लाइम वाटर क्या होता है हमारा, लाइम वो स्लेक्ड लाइम जिसे हम बोलते हैं। तो जो स्लेक्ड लाइम है, इसको जब हम CO2 गैस से पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है, प्लस वाटर निकलता है। ये जो लाइम वाटर होता है, ये हमारा लाइम वाटर था, जैसे ही CO2 के संपर्क में आया ये कैसा हो जाता है, मिल्की। ये मैं सब मिटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। हाँ, जो हमारा CO2 के साथ जब हमने टेस्ट किया लाइम वाटर का, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मिल्की हो गया, मिल्की। ये इनसोल्यूबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ। लेकिन जैसे हमारे पास क्या बना था, CO2 बना था, हम CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम के पास लाए तो हमारे लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। लेकिन हम दोबारा इसके अंदर CO2 पास करते रहे, हम रुके ही ना, हम बार बार CO2 पास कर रहे हैं। तो जब हम एक्सेस में CO2 पास करेंगे तो ये जो हमारा मिल्कीनेस है इसकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। CO3 बन गया हमारा, मिल्कीनेस हो गई, वापस CO2 आया, H2O तो बन ही रहा है साथ में बाई, ये तो बाई प्रोडक्ट एक तरह से। तो ये वापस हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अब ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल हो जाएगा तो इसकी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
अब यहाँ पे फिर एक होल्ट लेते हैं और हम देखते हैं क्या पढ़ा हमने केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा। हमने केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अभी दो चीज़ पढ़ी है कि जो हमारा एसिड है या बेस है, इनकी मेटल के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी, और हमने इनकी किसके साथ पढ़ी, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन करता है कौन नहीं करता है रिएक्शन, जैसे बेस नहीं करता तो वो हमने भी पढ़ लिया है, लेकिन हमने पढ़ लिया एसिड बेस को हमने मेटल के साथ रिएक्ट करके देखा, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके देखा। अब हम तीसरा क्या करेंगे, अब हम तीसरा करके देखेंगे, एसिड और बेस को हम आपस में भिड़ा देंगे, एसिड और बेस विद ईच अदर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। हमने एसिड लिया, हमने बेस लिया, दोनों को मिला दिया तो हमें क्या मिला, सोल्ट मिला और वाटर मिला। तो देखते हैं, और जो ये रिएक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे शुरू में मैंने बोला था ना कि हम पढ़ेंगे ये भी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने क्या है पढ़ ली है। अब देखो यहाँ क्या क्या होता है, एक बार मैं इसे सेट कर देता हूँ 2 मिनट। अब ठीक है। जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, एसिड की और बेस की, ये क्या देती है हमें, सोल्ट देती है और वाटर देती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl एसिड है, NaOH बेस है, जब हमने मिलाया तो NaCl क्या मिला, सोल्ट, और साथ में क्या मिला, वाटर। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन किसी ना किसी बच्चे के माइंड में उठेगी, हमने एसिड मिलाया, हमने बेस मिलाया। हमने पढ़ा है एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वीक भी होते हैं, हमने पढ़ा है बेस भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वीक भी होते हैं। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया और वीक बेस मिला दिया तो जो मेरा सोल्ट है तो ये न्यूट्रल कैसे हो जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम ही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो न्यूट्रल ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये केस इसके अंदर भी होता है। न्यूट्रलाइजेशन तभी होगी जब एसिड और बेस दोनों क्या है, सेम पावर के या सेम कंसंट्रेशन के मिलाए जाएंगे तभी। मतलब या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, अब देखते हैं मैं बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया वीक बेस लिया तो जो हमारा सोल्ट बनेगा वो कैसा सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल नहीं होगा, एसिडिक सोल्ट होगा, साथ में वाटर। और ये हमें कैसे पता लगा, एक पीएच स्केल होता है, अभी पढ़ेंगे। पीएच स्केल पे सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, जिसे नहीं पता, जिसे पता है वो देख लो। तो इसका अगर मैं ये चेक करूँगा तो पीएच स्केल पे लेस देन 7 आएगा। अगर किसी के दिमाग में आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह वीक एसिड ले, स्ट्रॉन्ग बेस ले, तो सेम वही रिजल्ट, बेस कैसा बनेगा हमारा, बेसिक बनेगा। हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सोल्ट कैसा बनेगा, बेसिक वाटर। जो पीएच सॉल्यूशन होगा अब की बार 7 से ज़्यादा होगा, पहले 7 से कम था, और पहले एसिडिक था तो 7 से कम था, अब बेसिक है तो 7 से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बराबरी का काम कर दें, एसिड भी हमने स्ट्रॉन्ग लिया, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो सोल्ट भी क्या बनेगा, न्यूट्रल। और पीएच पे भी वैल्यू 7 ही आएगी या 7 के बहुत नज़दीक आएगी। अगर बेस भी वीक ले, एसिड भी वीक ले, वीक एसिड वीक बेस ले, तो न्यूट्रल होगा हमारा अब भी सोल्ट, और हमारा पीएच पे इस वैल्यू अब भी क्या आएगी, 7 के बराबर। तो यहाँ तक की बात समझ आई होगी सबको जहाँ तक है। हाँ, तो अब हमने एसिड की रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन मेटल से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपस में देख ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो एसिड है उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड है, जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, वापस सोल्ट और वाटर। देखो अब हम ये रिएक्शन के अंदर में वापस सोल्ट और वाटर मिला, और अभी 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा है, 2 मिनट पहले भी पढ़ा है कि अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो तो भी क्या होता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एसिड तो सेम है, बेस की जगह क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, एसिड तो अब की बार भी है, ये वाली चीज़ भी अब की बार है, तो मेटल ऑक्साइड की जगह क्या है, बेस है। मेटल ऑक्साइड की जगह बेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं, और इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। वही बात होगी वापस। अब अगर कोई एग्जांपल ले हम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और कैल्शियम के साथ ऑक्साइड लग के क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और अभी हमने 2 मिनट पहले ही देखा मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, बेस, ये हो गया एसिड, एसिड और बेस मिलेंगे तो सोल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी क्या देता है हमें, सोल्ट और वाटर, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोल दें हम इसे, इसके अंदर वो है। अभी एक हम पढ़ेंगे CaOCl2, अभी पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं बात करता मैं इसके बारे में। फिलहाल मैंने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। तो अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि जब मेटल ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड भी करके देखो। जो सीधी सी बात है अभी मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिखा है, तो किसी के उसमें आएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड भी तो लो। जैसे मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक नेचर के हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक थे, तो मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। अगर एसिड है प्लस एसिड डालेंगे तो निकले, एसिड में एसिड डालेंगे तो एसिड ही निकलेगा, इसलिए हम नॉन मेटल ऑक्साइड को नहीं लेते यहाँ। ठीक है, तो हमने रिएक्शन मेटल ऑक्साइड की भी किसके साथ देख ली, एसिड के साथ, बेस के साथ नहीं देखी, वो मैं रीज़न बता चुका। अब जैसे यहाँ वहाँ पे हमने क्या किया था, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, तो हम यहाँ हम उल्टा करेंगे, बेस के साथ क्या लेंगे हम, नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये किसके होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। देखो बेस तो है ही हमारे पास, सोल्ट वाटर भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होने चाहिए, एसिडिक होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या मिलता है, जैसे ये हमारे पास CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस बेस है, तो क्या मिल गया हमें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी किसकी हो गई, यहाँ पे, ये वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त, यहाँ तक है। अब ये अगला टॉपिक है नीचे, टॉपिक का मतलब इसी का ही कंसाइज कर रखा है सब कुछ। तो जैसे हमने अभी तक हमने एसिड के अंदर क्या पढ़ा है, देखो हमने सबसे पहले हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी, क्या निकला था, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जैसे ही मैं जलती हुई कैंडल के पास लाया तो मुझे कैसी साउंड आई, पॉप साउंड आई। कैसी साउंड आई थी, पॉप साउंड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एसिड को हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, हमें सोल्ट मिला, हमें CO2 मिला और हमें वाटर मिला। फिर मैं CO2 को वापस क्या किया, मैंने इसे स्लेक्ड लाइम के अंदर डाला या लाइम वाटर के अंदर डाला, तो लाइम वाटर क्या हो गया मेरा, मिल्की हो गया। तो जैसे ही हमने इसके अंदर डाला ये मिल्की हो गया। तो यहाँ पे भी जो गैस है इसका पता लगाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, लाइम वाटर का यूज़ किया। तीसरे में हमने जब इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया तो यही वाला रिजल्ट हमारा आया, सोल्ट CO2 प्लस H2O। फिर हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड से किया अभी ऊपर ही, तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिला। यहाँ तक की बात हमने क्या की, करी। और एक चीज़ और करी, एसिड को हमने किससे मिला दिया, बेस से मिला दिया। तो एसिड प्लस बेस मिलाया तो भी हमें क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर मिला। तो यहाँ तक की चीज़ हमने किसके साथ करी, एसिड के साथ करी। इसी के तरह हमने बेस के साथ भी किया, तो बेस के साथ भी पढ़ लेते हैं हम। जब हमने बेस से रिएक्शन करी, सबसे पहले हमने क्या किया, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट से किया तो इसने रिएक्शन ही नहीं करी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करके देखा तो भी रिएक्शन नहीं करी। लेकिन बेस को जब एसिड से मिलाया तो सोल्ट प्लस वाटर मिला। नॉन मेटल ऑक्साइड से मिलाया तो भी हमें क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर। ये सब चीज़ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसे अब दोबारा नया ऐसा लग रहा हो, वापिस जैसे मेटल प्लस कार्बोनेट है, ऊपर जाके टॉपिक आपको दिख जाएगा बैक वीडियो में जाके। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा। अरे एसिड बेस के अंदर सब कुछ अलग अलग है, कुछ कॉमन भी है। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, एसिड और बेस आपस में भी इनके अंदर कुछ रिलेशन है। और एक चीज़ और है साथ में, जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, सारे एसिड के अंदर भी अपने अंदर कुछ कॉमन चीज़ है, सारे बेसिस के अंदर भी कोई कॉमन चीज़ है आपस के अंदर। ये पूछ रहा है हमसे, या ये हमसे बताना चाह रहा है हमें बुक वाला। तो देखते हैं अभी सभी एसिड में क्या कॉमन चीज़ होती है, सभी बेस में क्या कॉमन होता है।
तो अगर मैं एसिड की बात करूँ, जितने भी एसिड होते हैं सबके अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। ज़्यादा कम से हम उसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस बोल देते हैं। जितने भी एसिड हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब किसके अंदर, वाटर के अंदर वो डिसोल्व होते हैं। तो ये प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, जो जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या मानी जाती है, एसिडिक। जैसे हमने एसिड में पढ़ा H पॉजिटिव आयन होते हैं, H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में देते हैं। तो जितने भी बेस है वो क्या देते हैं, वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये जितने भी हैं ओल, एसिड और बेस, एसिड सारे H पॉजिटिव, बेस सारे OH नेगेटिव। यहाँ पे मैंने सबसे शुरू में एक चीज़ बताई थी कि H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये किससे मिल जाता है, साथ में वाटर से मिल जाता है। तो देखो वाटर से कैसे मिलता है ये, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड बेस, एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन देता है। बात ठीक है बिल्कुल। जो H पॉजिटिव आयन है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर आया, वाटर के अंदर H2O तो है ही, मिलके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये चीज़ आपको पता है, मैंने एसिड डाला, H2O डाला, तो जो हम सोचते हैं HCl है, पानी के अंदर डाला तो ये H पॉजिटिव आयन देना चाहिए इसे, और साथ में हमारा क्या, Cl नेगेटिव इस तरह टूट जाना चाहिए। लेकिन ये जो H है H3O पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव बनता है हमारे पास, खाली H पॉजिटिव नहीं होता, होता H पॉजिटिव ही है। हमने कुछ भी डाला एसिड तो H पॉजिटिव ही देता है वो, बस साथ में वाटर से मिलके तभी के तभी H3O, खाली H पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम सीधा क्या पढ़ते हैं कि जब हमने इसे एसिड में डाला, सॉरी एसिड में नहीं डालते, ये बात भी हम पढ़ेंगे। हम कभी भी जो कभी भी वाटर होता है हमारा, हम वाटर को एसिड में कभी नहीं डालते, ये गलत है। हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं, दोनों चीज़ अलग है। वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे। अभी 2 मिनट में फिर बताऊंगा क्यों, पर फिलहाल अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो क्योंकि H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। बेस की बात करूँ अगर मैं, व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर में तो क्या देता है, OH नेगेटिव। NaOH बेस है, पानी में डाला, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव इसने दे दिया। MgOH का होल ट्वाइस वाटर के अंदर डाला, Mg और OH यहाँ भी इसने दे दिया है। एक चीज़ और, एल्कली क्या होता है ये भी हमें बताना है या समझना है, तो एल्कली के बारे में समझते हैं। जो बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली। मैंने शुरुआत में ही बताया था, शुरू में बिल्कुल एसिड बेस सोल्ट जब मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया था कि जो बेस सॉल्यूशन, जो बेस होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। अब जो मैं 2 मिनट पहले ये बता रहा था, एसिड को वाटर में कि वाटर को एसिड में, ये आ गया टॉपिक। देखो, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, तो मैंने कहा था डाइल्यूशन में क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की कम होती है। तो कुल मिला के हमें एसिड के अंदर पानी मिलाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कैसे मिलाएंगे हम, ये रहा हमारा एसिड, ये रहा हमारा एसिड, मुझे पानी मिलाना है तो ठाके इसके अंदर पानी डाल देंगे, हो गया डाइल्यूशन। पर नहीं, ये क्या है, गलत मेथड है। सही मेथड क्या होता है, ये होता है क्या, वाटर लेते हैं बहुत सारा, उसके अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप, बूंद बूंद करके हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एसिड। ऐसा क्यों डालते हैं, तो अभी देख लो यहाँ पे, ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी एसिड होता है, ये शुड बी एडिड टू वाटर, जो एसिड है उसे ही वाटर में एडिड करना है, नॉट वाटर टू एसिड, ना कि वाटर को एसिड में डालना है। वाटर को एसिड में नहीं डालना, हमेशा एसिड को ही वाटर में डालना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है डिसॉल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
सिंपल सी बात देखो, एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिड है, जैसे इसके अंदर वाटर डालेंगे तो या तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हीट होगा, हीट के कारण ये जो गिलास है ये टूट भी सकता है, हमारा फट सकता है, या जैसे हम इसमें डालेंगे तो छलक जाएगा। अगर एसिड की बूंद छलक के तुम्हारे हाथ पे गिर गई तो तुम्हारा हाथ तो गया, जल गया वहाँ से। तो ये क्या है, सेफ नहीं है बिल्कुल भी तरीका। लेकिन अगर इसी की जगह में बहुत सारा वाटर है, मैं इसके अंदर एक बूंद एसिड डालूंगा तो इतना सारा वाटर है एसिड का, मैं ये बहुत जल्दी से अपने अंदर घोल लेगा, और जो एसिड से एनर्जी निकलेगी वो सारी किसके अंदर चली जाएगी, वाटर के अंदर चली जाएगी। तो जब भी देखना, कभी भी हम कोई कंसनट्रेटेड एसिड है वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सबने देखा होगा, अगर लैब में गए होंगे कभी या टीचर ने कोई करवाया होगा एक्सपेरिमेंट, तो ये चीज़ सबने नोटिस करी होगी। हाँ, तो जब हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो क्या निकलती है, हीट जनरेट होती है, कोज द मिक्सचर स्प्लैश आउट, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो बाहर स्प्लैश हो सकता है, छलक सकता है, गिर सकता है, और क्या कर सकता है, जला सकता है। और इसके अलावा जो गिलास कंटेनर है वो भी टूट फूट सकता है, और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ये सब अपने आप समझ सकते हैं। तो याद रखना हमेशा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, एसिड के अंदर वाटर कभी नहीं डालते, वाटर के अंदर एसिड को डाला जाता है। ये कई बार 1-2 नंबर में आ जाता है कि एडिंग वाटर टू एसिड में, अगर हम वाटर को ऐड कर दें एसिड के अंदर तो क्या हो सकता है, तो हम बता सकते हैं कि भाई जो मिक्सचर है वो क्या हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि बर्न हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, या गिलास भी ब्रेक हो सकता है, या हाईली गैस निकल सकती है, CO2 मान लो किसी उसके अंदर निकलनी है, या H2 गैस निकलनी है, या कोई और गैस निकलनी है, तो वो क्या है, कुछ भी कॉज कर सकती है, कोई भी अनहैपनिंग चीज़ हो सकती है, अनफॉर्चुनेट कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखो, डाइल्यूशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। क्या, जब हम मिक्स करते हैं एसिड को या बेस को वाटर के साथ तो इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन किसकी, एसिड है तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की, या हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में, और इसे ही क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन बोला जाता है। अब हमें अगला वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई एसिड है, जैसे सपोज करो मेरे पे एक एसिड A है, मेरे पे एक एसिड B है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता लगेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, इंडिकेटर वगैरह जैसे हमने पढ़े थे। तो एक इंडिकेटर होता है जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेपर में आता है व्हाट इज़ नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, 1 नंबर में आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल, इसे वैसे बोला जाता है क्या, पोटेंस स्केल बोला जाता है। ये करता क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है, ये पता लगाता है। स्केल का नाम पीएच स्केल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल, कोई भी एसिड डालो, कोई भी बेस डालो, ये बता देगा आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। उसी के अंदर ही एक होता है हमारा क्या, पीएच स्केल। ये स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब याद रखना, जब भी H पॉजिटिव लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, H3O पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन आयन की क्या करता है, कंसंट्रेशन देखता है। सॉल्यूशन के अंदर P जो होता है, पीएच स्केल के अंदर उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस। एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर, इसलिए तो कहा था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन।
अगर pH 7 है वैल्यू इसकी, तो क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन क्या है हमारा, न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। अगर 7 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, बेस। ये एक दिखा रखा है, जैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से दिखा रखा है कि इधर जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। जैसे इधर जाते रहोगे तो कंसंट्रेशन घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी। सेम केस अगर मैं बेस में करूँ तो भी वही है। जैसे इधर H पॉजिटिव है तो इस कोने पे क्या होता है हमारा, OH नेगेटिव सबसे ज़्यादा। इधर को आते रहेंगे तो क्या होगी, घटती रहेगी। ये इस तरह हम एक से पढ़ के ही दोनों का पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ से हमने पढ़ लिया, तो जो जहाँ पे ज़्यादा है कंसंट्रेशन तो उस साइड क्या होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर की तरफ जाते जाते में क्या मिलेंगे, वीक एसिड मिलेंगे। सेम केस यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर है। एक चीज़ और होती है कि अगर कोई एसिड है, अगर मैंने उसे डाइल्यूट कर दिया तो उसका पीएच क्या होगा, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये है, ये जो पूरा ये जो स्केल है ये ऐसे नहीं होता जैसे हमारा नॉर्मल स्केल होता है। जगह बनाओ पहले। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है कि यहाँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते, ये नहीं होता इसके अंदर। इस स्केल के अंदर क्या होता है, बीच में होता है क्या हमारा, हाँ मतलब सॉरी, मैं थोड़ा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला गया था। ये स्केल होता है बिल्कुल ऐसे ही हमारा, ये हमारा स्केल होता है ऐसी है, लेकिन इसके बीच में जैसे 6 के बाद 7 आएगा, 8 9 10, ये कहाँ तक होता है, 14 तक। तो ये 7 वाली लाइन इसकी क्या होती है, बीच में होती है बिल्कुल। 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। तो 7 वाली लाइन बीच में होती है। इसके अंदर क्या होता है, बीच वाली लाइन तो क्या होती है, न्यूट्रल। इधर जाओगे तो एसिड, इधर जाओगे तो बेस। तो अगर मैंने किसी एसिड में पानी मिलाया तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। बेस बनेगा तो वो मान लो पहले 1 पे था, बेस की तरफ बनता जा रहा था, उसका पीएच 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा ही तो इसलिए बोलते हैं कि पीएच क्या हो गया, इंक्रीज। अगर कोई बेस है उसे मैं डाइल्यूट कर दूं तो वो 14 के पास होगा, डाइल्यूट होगा तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो 14 से घटता हुआ जाएगा, तो इसलिए यहाँ इसका पीएच क्या होगा, कम। अगर तुम किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करोगे तो न्यूट्रल के पास जाएगी सीधा सीधा। तो एसिड को करोगे तो वो भी 7 की तरफ जाएगा, बेस को करोगे तो वो भी 7 की तरफ जाएगा। तो 7 की तरफ जाएगा तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू घट रही है, किसकी बढ़ रही है। ये रहा हमारा स्केल, 7 न्यूट्रल, 0 एसिड, 14 बेस। 0 से लेकर 14 तक होता है, न्यूट्रल है। इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया। तो ये जो पीएच है, पीएच से मुझे किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पता लग गया। क्या ये हमारे डेली लाइफ में भी कहीं काम आते हैं कि भी मुझे कोई चीज़ एसिडिक है तो बेसिक बना लूँ मैं, या इनका कुछ यूज़ है डेली लाइफ में पीएच का भी। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो इनका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जो प्लांट और एनिमल है ये क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ही या हमारी बात करूं, जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ पीएच 7 to 8 मैक्सिमम इस पे ही काम कर पाती है। इससे ज़्यादा या कम पीएच हुआ तो इसे क्या होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी, वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेम केस क्या होता है, प्लांट्स का भी होता है, हमारे यहाँ तक कि सॉइल का भी होता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, बारिश के पानी का जब पीएच 5.6 से कम होता है तो ऐसी रेन को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। इस रेन की वजह से सॉइल तो हमारी ख़राब होती है, साथ में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है ग्रो होने में। तो अब हम देखते हैं पीएच सॉइल पे क्या प्रभाव डालता है अपना। तो प्लांट को क्या चाहिए होता है, स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है पीएच की, जिसमें वो क्या करती है, ग्रो कर पाती है। लेकिन अगर पीएच किसी भी जगह का घट जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा, फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से उसे एसिड या बेसिस जैसी चीज़ें क्या है चाहिए होती है मिलाने के लिए। कोई सॉइल है, कोई सॉइल है उसके अंदर एसिडिक रेन हो गई, एसिडिक रेन होने की वजह से यहाँ एसिड हो गया तो वो कुछ बेस डालेगा इसके अंदर ताकि ये क्या हो जाए, हमारा
जो सॉइल है थोड़ी सी न्यूट्रल की तरफ चली जाए। जो पीएच होता है हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl। जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, जो हेल्पफुल किसके अंदर होता है, डाइजेशन के अंदर। लेकिन यही HCl अगर हमें इनडाइजेशन हो जाए तो खाना पचाने के लिए ज़्यादा निकलना पड़ेगा, और जब ये इनडाइजेशन के दौरान ये ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो हमें क्या कोज करता है, पेन और इरिटेशन। थोड़े बहुत समय के लिए होगा तो इंसान ठीक रहेगा, किसी को लंबे समय तक ज़्यादा एसिड निकलने लग जाए तो उसे दिक्कत हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है उसे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या किया जाता है, एंटा एसिड का यूज़ किया जाता है। पेट के अंदर क्या निकल रहा है, एसिड, तो एंटा एसिड में क्या होना चाहिए, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एंटा एसिड क्या होते हैं, माइल्ड बेस होते हैं। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है एक्सिस एसिड को, ज़्यादा एसिड को क्या कर देता है या अपने अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है। पीएच की वजह से और क्या हो सकता है, पीएच की वजह से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। जो हमारे दांत हैं, ये हमारे माउथ का अगर पीएच है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे टूथ क्या होंगे, डिके हो जाएंगे, सड़ना या गलना स्टार्ट हो जाएंगे, या धीरे धीरे उनकी जो पावर है वो लॉस हो जाएगी। जो टूथ इनेमल होती है ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो इनेमल है ये हमारी बॉडी का क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ। ये क्या है, डिसॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। लेकिन अगर हमारे मुंह का पीएच कम होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। कोरोड याद करो, कोरोजन, कोरोजन पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तरह से जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। जब हमारे मुंह का टेम्परेचर 5.5 से क्या होगा, कम होगा, डिग्रेड हो जाएगा ये। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। अगर हमारे मुंह का टेम्परेचर एसिडिक है, अगर हम बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो वापस क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे दांत क्या है, डिके होने से बच जाएंगे। जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, वो भी अपना बचाव करते हैं। पीएच भी यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे बी है, मधुमक्खी है, वो क्या करती है, स्टिंग, डंक मार देती है, तो वो क्या छोड़ती है, एक एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैसे कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, या मिथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं। अब मधुमक्खी ने एसिड छोड़ा तो कुछ क्या लगाएंगे हम, बेस लगाएंगे, ताकि वापस क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। यहाँ पे शायद मेरे पेन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, पर मैं इस साइड लिख लूँगा, यहाँ ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कुछ बेस लगाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा हुआ, या ऑन स्टंग एरिया के ऊपर, जहाँ भी काटा उस एरिया के ऊपर बेस लगा लेंगे। उस एरिया पे एसिड उसने छोड़ा, हमने बेस लगा दिया, तो हमें क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आराम मिल जाएगा। ये तो बात करी हमने एनिमल की, बी मधुमक्खी की। जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं नेटल लीफ के, वो भी इंजेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या छोड़ते हैं, मिथेनोइक एसिड। वो भी क्या करते हैं, बर्निंग सेंसेशन करते हैं। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, अगर हमें उससे कोई दिक्कत हुई है तो हम रब कर लेते हैं लीफ ऑफ डॉग प्लांट, जो क्या होगी, बेसिक नेचर की होती है, हमें क्या मिलता है, उससे भी आराम मिलता है। पीएच ऑफ सोल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ऐसे का क्या होता है, पीएच 7 होता है। अब तक हमने ये पढ़ा था, ये पीएच का हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया है। जो सोल्ट्स बनते हैं ये, इनके पीएच में भी कुछ वो होता है क्या, तो सीधी सी बात है, अगर दोनों एक जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल ही होगा, पीएच 7 होगा। इसका एक एग्जांपल क्या है, NaCl। अगर इस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस होगा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो उसका पीएच क्या होगा, अभी पढ़ा है हमने पहले भी। एसिडिक सॉल्ट है तो 7 से कम होगा, इसका एक एग्जांपल है NH4Cl। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड कमज़ोर है, तो यहाँ पे जो हमारा बेस बनेगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। उसका एक एग्जांपल क्या है, CH3COONA।
अब हमें पढ़ना है वो टॉपिक जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जिसके, वो टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ। पेपर में इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो बिल्कुल ऐसी। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, जो केमिकल्स हैं कॉमन सोल्ट से, वो कैसे कैसे हमारे यूज़ होते हैं वो देखते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं, क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, 2-3 बार में देख सकते हो आप, जिससे ज़्यादा लंबी लगे। ये पेपर के हिसाब से रैपिड रिवीजन है, तो एक ही क्लास में वीडियो कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक कोई नहीं छोड़ा, ना कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ी जा रही है, एक ही क्लास में बस कवर करवाने की वो है। हाँ, जिसने एक बार चैप्टर पढ़ रखा होगा वो ईजिली कवर अप कर लेगा इसे देख के, और जो पहली बार पढ़ रहा है तो वो भी बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसे समझ लेगा कि पेपर में आए तो छोड़ के नहीं आएगा। तो जो केमिकल्स हैं फ्रॉम कॉमन सोल्ट, सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमें देखना है बनते कैसे हैं। ये एक चीज़ NaCl से घुमा घुमा के बन जाएंगे बहुत सारे। ये वॉशिंग सोडा, और क्या है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका फॉर्मूला है, कैसे बनता है। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ये डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाता है और क्या बना देता है, NaOH। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इट इज़ द प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिख सकते हो विच इज़ कोल्ड, या ब्रैकेट में लिख दो खाली ब्राइन। इट डिकम्पोज या इट स्टार्ट डिकम्पोज एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो सिंपल भाषा में कहें तो नमक लिया, उसके अंदर पानी मिलाया, घोल बनाया, उस घोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, NaOH। देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे मैं अगर रिएक्शन लिख के दिखाऊं, ये लिखी हुई है पहले से, NaCl है, पानी मिलाया, ब्राइन बन गया यहाँ तक का हमारे पास। इसे क्या बोलते हैं, इतने हिस्से को ब्राइन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमारे पास NaOH बन गया, Cl2 गैस बन गई और हाइड्रोजन गैस बन गई। अभी गैस मिक्सअप हो गई। एक तरह से अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, H2Cl2 गैसेज हैं, इसके अंदर से अलग अलग तरीके से निकलेंगी, और हमारे पास HCl भी मिलेगा, कुछ मात्रा में हमारे पास HCl भी बन सकता है। लेकिन मैं Cl का यूज़ भी कर सकता हूँ, H2O का यूज़ भी कर सकता हूँ कमर्शियली। तो मुझे इन्हें अलग अलग भी करना है किसी ना किसी तरीके से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो साथ में वो भी तो बनाना है, क्योंकि बाद में इनके यूज़ भी बताऊँगा मैं क्या क्या है। तो पहले देख लेते हैं, ये सेटअप देख लो। ये हमारे पास क्या है, एक चैम्बर है, बीच में हमने क्या बना दिया, एक मेम्ब्रेन बना दिया है इधर उधर जाने के लिए। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से इससे इधर जा सकते हैं, इन्हें सेपरेट करने का भी काम करती है। तो यहाँ पे हमने ब्राइन इन ब्राइन आउट। यहाँ पे क्या है, अभी ये देखेंगे कि किस लिए यूज़ होता है, अभी देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या बना दी, एक एनोड और एक क्या बना दिया हमने, कैथोड। इसे इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो जो ब्राइन था ये टूट के NaOH बन गया, साथ में H2 प्लस Cl2, ये 2 गैस बनी है। तो ये जो H2 गैस है इसे हम कैथोड पे ले लेंगे, और हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया फ्यूल फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन एनर्जी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो क्लोरीन गैस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, डिसइंफेक्टेंट के अंदर, CFCs के अंदर, कहीं भी पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड्स में बहुत जगह यूज़ हो सकती है। और जो ये हमारा NaOH है ये डीग्रीजिंग मेटल, सोप के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, पेपर मेकिंग के अंदर, यहाँ क्या है, ये यूज़ हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा एनोड है इसके ऊपर क्या आता है, हमारा क्लोरीन गैस। जो हमारा कैथोड है इसके ऊपर क्या आता है, हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। और जो हमारा NaOH है
वो भी किसके नज़दीक आता है, कैथोड। कैथोड जो हमारी ट्यूब है, ये जो कैथोड है इसी के पास आता है। यूज़ क्या है, जो H2 है ये क्या फ्यूल के अंदर यूज़ हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है ये स्विमिंग पूल के अंदर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दुनिया भर की चीज़ है। जो HCl है वो स्टील, मतलब क्लीनिंग ऑफ स्टील, किसी चीज़ को साफ़ करने में, या मेडिसिन के अंदर HCl यूज़ हो जाएगा दुनिया भर की। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो, ये डिक्रीजिंग मेटल में यूज़ होता है, सोप के अंदर होता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर होता है। और जो हमारा क्लोरीन गैस है तो हमने पता ही लग गया। जो हमारे पास Cl2 है और हमने क्या बनाया NaOH, अगर मैं इन्हें आपस में मिला दूँ और भी कुछ रिएक्शन करवाऊँ तो हमें ये एक तरह से ब्लीचिंग के अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो ये ब्लीचिंग की तरह काम करता है, ब्लीच की तरह। हाउस होल्ड ब्लीचिस या ब्लीचिंग फैब्रिक्स के अंदर भी क्या इसका यूज़ होता है। ये डिसइंफेक्टेंट होता है, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये डिक्रीजिंग मेटल होता है। सोप पेपर इंडस्ट्री में भी तो यूज़ होता है। ये क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट होता है, तो एज अ ब्लीच भी क्या है काम करता है। अब ब्लीच का नाम आया तो ब्लीचिंग पाउडर भी देख लेते हैं क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है CaOCl2। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम क्या करते हैं क्लोरीन को पास कराते हैं किसके ऊपर, ड्राई स्लेक्ड लाइम पे। अगर स्लेक्ड लाइम ड्राई की जगह वेट होगा या वो CO2 के संपर्क में आएगा तो CaCO3 बना लेगा। तो ड्राई CaOH के होल ट्वाइस पे जब क्लोरीन गैस को छोड़ा जाता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर। इसका क्या यूज़ होता है, जो ब्लीचिंग है ये कॉटन और लाइनिंग जो हमारे कपड़े होते हैं इसके अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। ये तो कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ होती है ब्लीचिंग। ये वुड पल्प और पेपर फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर यूज़ होती है, केमिकल इंडस्ट्री में डिसइंफेक्टेंट की तरह। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। क्लोरीन गैस का भी होता है वैसे तो यूज़, इसका भी होता है। सुना है ना क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती हैं। एक हमने क्या पढ़ा अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया हमने, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। नमक लिया, पानी में डाला, ब्राइन बन गया एक तरह से, CO2 पास करी, NH3 और पास करी अमोनिया, तो हमारे पास क्या बन गया NH4Cl NaHCO3। इसे ही क्या बोलते हैं ब्लीचिंग, इसे ही क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर तो है ना CaOCl2, ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा। ये क्या होता है, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। जब हम इसे हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो हमारा कैसे टूट जाता है NaHCO3 Na2CO3 डॉट H, मतलब प्लस H2O प्लस Na2CO3 डॉट H2O प्लस CO2। इसका क्या क्या यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर के अंदर होता है यूज़। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, अगर मैं इसे टार्टरिक एसिड के साथ मिला दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और जब मैं इसे हीट करूँगा तो ये क्या रिलीज़ करता है CO2 गैस, जिसकी वजह से ब्रेड और केक है वो क्या हो जाते हैं फ्लफी हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड भी यूज़ होता है, बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। यूज़ इन सोडा एसिड्स और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी क्या है इसका इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ Na2CO3 आया था, जब मैं डॉट करके बोल रहा था वो मैं इसलिए बोल रहा था कि Na2CO3 के साथ साथ मुंह से निकलती है डॉट 10H2। यही किसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। बेकिंग सोडा अलग है, वॉशिंग सोडा अलग है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2। ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, गिविंग वॉशिंग सोडा। ये क्या है बेसिक सोल्ट है, Na2CO3 है। इसे अभी एक शब्द आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके द्वारा इसमें ये ऐड किया जाता है और Na2CO3 डॉट 10H2 हमें मिल जाता है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है कि गिलास के अंदर, सोप के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स, ये मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स मतलब बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी
ये यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ में। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय डैश डैश डैश, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉशिंग सोडा। अब हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस चैप्टर के अंतिम उस पर आ चुके। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला CaSO4.12H2O। जब ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को CaSO4.2H2O को 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये क्या कर देता है, वाटर लूज कर देता है। जब ये वाटर लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है वापस, जिप्सम। ये POP है, पानी के साथ गर्म किया तो क्या बन गया हमारे लिए, जिप्सम। जो POP है इसका यूज़ कहाँ होता है, खिलौनों के अंदर होता है, बहुत सारे टॉय के अंदर होता है, डेकोरेशन के अंदर होता है, सरफेस स्मूथिंग के अंदर होता है। जो डॉक्टर्स हैं POP का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। अब ये देखा होगा कभी 2H2O है, कहीं .12H2O है, कहीं .10H2O लगा हुआ है, .10H2O। तो डॉट डॉट का क्या चक्कर है, इसे क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। ये क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर, उसी बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डॉट करके, क्योंकि ये फिक्स नंबर होते हैं। अगर आप इसे पानी में डालोगे तो भी उतने ही नंबर रहेंगे। CA मतलब इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। CaSO4.5H2O, या वो क्या होंगे, अगर ज़बरदस्ती कुछ करोगे या डाइल्यूट करना चाहोगे तो फिर इनकी ये प्रॉपर्टी लूज़ करके वो सब्सटेंस अलग हो जाएगा, या तो डिसोशिएट हो जाएगा या एजिटेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ये। CuSO4.5H2O, इसका मतलब क्या है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं। एक CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। Na2CO3.10H2O मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलो एक सवाल कर लेते हैं इसका। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू, ये अलग से लाएंगे हम क्वेश्चन, वैसे ही कर रहा हूँ, एक आ गया तो, कि दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें ब्रश की सलाह दी जाती है। जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या कोरोसिव। तो ठीक है, हमारे दांत एसिड की वजह से ख़राब हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वो बेसिक, तभी तो न्यूट्रल बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, C हो गया। चलो एक और कर लेते हैं जब दिख गया ये भी। एक कंपाउंड है X, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जब वो उसको मैंने पानी के अंदर डाला तो उसने क्या कर दिया, रेड लिटमस को किसके अंदर बदल दिया, ब्लू के अंदर। रेड को ब्लू कौन बदलता है, बेस बदलता है। तो देख लो इसके अंदर से बेस कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस हो सकता है, अभी रोकते हैं। विनेगर, इसे तो एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, NaCl तो हमारा क्या है, सोल्ट है, ये तो न्यूट्रल होता है एक तरह से। NaCl तो ये ब्राइन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और हमें वैसे भी पता है जिसके पीछे OH लग जाता है वो हमारा बेसिक होता है, तो इसका आंसर बेस। मेनली हमें यहाँ हमारा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अपना अच्छे से ये हमने अपना वन शॉट या तो ये हमने अपना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। चैप्टर हमने एक बार के में कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी हम अपना जो 3rd चैप्टर है वो लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 3। और हो सकता है कुछ कहते कि फ़िज़िक्स के लिए तो पहले फ़िज़िक्स के भी ला सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।